ऑलरेडी हो चुकी हैं पहले, ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम, चलो रिवीजन इसका कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या लिखा, देखो लाइन बाय लाइन देख रहा हूँ मैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। पढ़ा था ना हमने ये सब, ठीक है। अब देखो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, प्रोपोनेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे। आपको वर्ड्स पूरा पता चले इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ इसको, ठीक है। प्रोपोनेंट्स मतलब होता है कि किसने इसको सामने लाया सबसे पहले, ठीक है। तो नाम किसका है, अरिस्टोटल का। और इसको प्रपोज किसने किया सबसे पहले, लीनियस ने। बात समझ में आ रही है। बेसिस क्या था इस क्लासिफिकेशन का। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम, है ना। इट इज द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आर्टिफिशियल सिस्टम यूज्ड ओनली क्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, पहले ही पढ़ चुके हो। तो लीनियस का आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, किसको यूज करता था, क्रॉस सुपरफिशियल, मतलब कि बाहर के जो भी कैरेक्टर थे, रूट का, लीफ का, स्टेम का, है ना, बाहर वाला कैरेक्टर देख के वो डिसाइड किया क्या, आर्टिफिशियल सिस्टम। सच एज हैबिट, कलर, शेप ऑफ लीफ एक्सेट्रा फॉर क्लासिफिकेशन। दैट इज दिस सिस्टम यूज्ड वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। केवल मॉर्फोलॉजी यूज कर रहा है ना, तो सारा कैरेक्टर तो लिया नहीं। तो अपन बोल सकते हैं ना कि यह क्लासिफिकेशन एक या कुछ कैरेक्टर्स को ही लिया कंसिडरेशन में फॉर क्लासिफिकेशन। क्लियर है, पहले पढ़ चुके अपन ने। सच सिस्टम्स वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। आपको याद होना चाहिए, इसमें हमने प्लांट के फ्लावर वाला कैरेक्टर को नहीं लिया था आर्टिफिशियल में। क्या लिया था हमने, वेजिटेटिव कैरेक्टर को लिया था। और जब आप लीनियस की बात करोगे तो लीनियस ने किसको ऐड किया था उसमें, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब स्टेमन को, याद है ना, मोनोएंड्रिया, डाईएंड्रिया, है ना, वो वाला। ड्रॉबैक क्या था इसका, दिस सिस्टम सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर। इसका ड्रॉबैक क्या था आर्टिफिशियल का, ये बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को या प्लांट को अलग अलग ग्रुप में डाल दिया जिनके बीच में बहुत ज़्यादा क्या था, सिमिलैरिटी था। सिमिलर है फिर भी हमने क्या प्लेस कर दिया, अलग अलग ग्रुप में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम कैरेक्टर कितना यूज कर रहे थे, 1 या 2 या 4। तो जो भी 1, 2, 4 चीज़ों के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो प्रॉपर हो सकता है क्या, नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या था आपका, ऑल्सो इक्वल वेटेज वर गिवन टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, दिस कैनॉट बी डन। इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में आपके बुक में लिखा हुआ है सारी बातें, ठीक है। शुरुआत में देखो, इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इक्वल वेटेज दिया गया किसको, वेजिटेटिव को और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को, ठीक है। क्योंकि नहीं दे सकते अपन, क्यों, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर हमेशा क्या होता है आपका, चेंज होता रहता है, जबकि आप रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर क्या आपका, स्टेबल होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो किसको ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए, कंजर्वेटिव किसको, रिप्रोडक्टिव वाले को, ठीक है। ये भी एक ड्रॉबैक था। सिंस द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर अट्रैक्टेड बाय एनवायरमेंट बट सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर मोर कंजर्वेटिव इन नेचर, है ना, लेस प्रोन, मतलब कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, लेस प्रोन, या पॉसिबिलिटी उसमें चेंजेस के क्या होते हैं बहुत, ठीक है। तो दिस सिस्टम वाज नॉट एक्सेप्टेबल, कौन सा, आर्टिफिशियल। हमने 3 ही बात पढ़ी इस पूरे एक पेज में। पहला क्या पढ़ा हमने, कि आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया। दूसरा हमने देखा बेसिस क्या था, तो बेसिस आपका क्या था, ग्रॉस सुपरफिशियल, बाहर से जो दिखाई दे रहा था उसके बेसिस पे क्या हुआ था आपका सारा आपका क्लासिफिकेशन, है ना। तो ड्रॉबैक क्या हुआ, कि बहुत सारे सिमिलर जो एनिमल्स थे या प्लांट थे हमने उसको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया। ऐसा हुआ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम कैरेक्टर के बेसिस पे क्या था आपका क्लासिफिकेशन, पहली बात। दूसरा ड्रॉबैक क्या था आपका, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दोनों को क्या, इक्वल वेटेज दिया। जबकि ज़्यादा वेटेज किसका होना चाहिए क्लासिफिकेशन में, जो पैरामीटर ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल कौन सा पैरामीटर है, रिप्रोडक्टिव वाला, ठीक है। सेकंड इसमें आपका है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके प्रोपोनेंट कौन है भाई, किसने दिया मतलब, है ना, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने, ये भी बता चुका हूँ पहले मैं, ठीक है। गिव सच अ क्लासिफिकेशन फॉर एंजियोस्पर्म दैट इज फ्लावरिंग प्लांट, दिया था, याद है ना, डाइकॉट, मोनोकॉट, जिम्नो, है ना। लेकिन सीक्वेंस इनका क्या था, उल्टा फुल्टा था, याद है ना। हाँ, बेसिस क्या था भाई, ऑर्गेनिज्म इन दिस सिस्टम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एफिनिटीज, है ना। तभी तो बोलते कि ये पहला क्या था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि इन्होंने नेचर में चीज़ों को ऑब्जर्व किया था। और नेचुरल एफिनिटी मतलब सारे प्लांट के बीच में कौन कौन से एफिनिटी आपस में बॉन्डिंग है, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या हुआ था आपका क्लासिफिकेशन, है ना। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंसिडर्ड एक्सटर्नल फीचर, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी इसको बोलते हैं, एंड इंटरनल फीचर्स लाइक
अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, मतलब डिफरेंट केमिकल जो प्रेजेंट होता है, इन सब को लेके क्लासिफिकेशन किया था। तो उससे ज़्यादा बेहतर था किससे? आर्टिफिशियल थे। आर्टिफिशियल में बस क्या इंक्लूड था आपका? मॉर्फोलॉजी। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी के साथ साथ क्या इंक्लूड हो गया आपका? एनाटॉमी भी ले लिया, फिजियोलॉजी भी हो गया, अंदर का कैरेक्टर भी ले लिया, है ना, नेचुरल एफिनिटी भी ले लिया। तो यह सिस्टम थोड़ा सा उससे बेहतर था, इससे आर्टिफिशियल से। तीसरा कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था आपका? फाइलोजेनेटिक। ये भी आपने पढ़ा था, इसको दिया था आपको एंगलर एंड फ्रांस ने, ठीक है। टर्म बाय लामार्क, जो आपको फाइलोजेनी टर्म किसने दिया था? लामार्क ने। और कॉन्सेप्ट उसका किसने दिया था? हैकल ने। टर्म दिया लामार्क, और उसका कॉन्सेप्ट जो सारा क्लैरिफिकेशन किसने दिया? हैकल। पेजिस क्या था फाइलोजेनेटिक का? एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सबसे पहले इसने किसको इंक्लूड किया? फाइलोजेनी को। और अभी इसी को मानते हैं अपन। बात समझ में आ रही है? क्यों? सबने सब कुछ तो ले लिया, क्योंकि आप देखोगे नेचुरल में सब कुछ ले लिया लगभग। एक चीज मिस किया वहां पे, क्या आपका? अभी भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हमने काउंट नहीं, मतलब कि अभी फाइलोजेनी को हमने नहीं लिया था, और यहाँ पे हमने किसको इंक्लूड कर लिया? जो आर्टिफिशियल में था, नेचुरल में था, उसको तो लिया ही लिया, प्लस इसमें एक ऐड कर दिया, और क्या हमने? फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स of various organisms are acceptable. This system of classification assumes that organism belonging to the same taxa have common ancestor. taxa याद है ना? मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एक ग्रुप में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनका एंसेस्टर क्या है? सेम है। जैसे हम लोग एक ग्रुप में है सब के सब, तो हमारे एंसेस्टर क्या माना गया? सेम, ठीक है। Here, information from many other sources also help in resolving difficulties in classification. यहाँ पे हमने और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन को यूज किया और क्लासिफिकेशन पर्पस, ठीक है। द फॉसिल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इलस्ट्रेशन, दैट इज टू क्लासीफाई ऑफ। अब ये पूछता है कि फॉसिल का यूज हमने किस क्लासिफिकेशन सिस्टम में किया था, तो क्या नाम बताओगे? फाइलोजेनेटिक। फॉसिल समझते हो किसको बोलते हैं? डेड एंड डिकेइंग नहीं बोलेंगे। डिकेइंग हो गया तो फॉसिल कैसे होगा वो? बात समझ में आ रही है? फॉसिल मतलब हार्ड पार्ट, हार्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, है ना। जो एनिमल प्लांट हजारों साल पहले थे, वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है, लेकिन उसका कोई पार्ट, एक पार्ट ऐसा जो अभी भी क्या कर रहा है? परसिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फॉसिल्स, है ना। तो हार्ड पार्ट और रिमेन्स ऑफ प्लांट एनिमल्स इज कॉल्ड फॉसिल्स। तो फॉसिल के बेसिस पे तो हम आराम से निकाल पाए क्या हिस्ट्री क्या है। कोई एनिमल 1000 साल पहले था, उसका फॉसिल मिला, उस एनिमल के बारे में सारा कुछ पता कर लिया हमने, किससे? तो फॉसिल के हेल्प से। तो पूछता है कि किस आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने सबसे पहले किसका यूज किया था? फॉसिल्स का। क्या बोलोगे? फाइलोजेनी में यूज हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगला इसमें दिया हुआ है ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। पहले ही बता दिया था आपको। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसको क्या बोलते हैं? फेनेटिक्स बोलते हैं ना। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को क्या बोलते हैं अपन? फेनेटिक्स। इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन स्पीसीज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। याद है ना? इसमें अपन न्यूमेरिकल प्लस, 0, 1 ये सब नंबर देते हैं, और उसके बेसिस पे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। यह लाइन इंपॉर्टेंट है। मतलब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड है? जितने भी कैरेक्टर उसमें ऑब्जर्व किया जा सकता है, सारे कैरेक्टर को हम कंसिडरेशन में लेते हैं फॉर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। और जो भी कैरेक्टर हमें दिखाई देता है, सबको हम क्या देते हैं? नंबर, ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। कैसे कैसे होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में? नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। बहुत सिंपल है। पहले हमने सारे कैरेक्टर को देखा, सारे कैरेक्टर को हमने क्या दिया? नंबर एंड कोड्स। सबको क्या दे दिया? नंबर एंड कोड्स। आर असाइन टू ऑल द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स लाइक प्लस, माइनस और डेटा नॉट अवेलेबल। जीरो जहां भी होगा ना, का मतलब क्या है? डेटा नॉट अवेलेबल। अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स आर कंपेयर्ड बाय कंप्यूटर्स बाय गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच कैरेक्टर। उसके बाद हमने सबको कोड दे दिया। आप जानते हो कि कंप्यूटर किसके ऊपर काम करता है? बाइनरी लैंग्वेज। प्लस 0 1 ही पहचान सकता है ना। तो हमने सबको नंबर दे दिया, सारे डेटा को, जो भी था हमारे पास कैरेक्टर, सबको नंबर दे दिया। अब कंप्यूटर के थ्रू उसको हम देख लेंगे कि कौन कौन सा, सारा सिमिलर वाला एक साथ आ जाएगा, सारा डिसिमिलर वाला एक साथ आ जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि कौन किसका कॉमन एंसेस्टर है, कौन किस ग्रुप में। क्लियर है?
द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा फॉर्म्स कोर ऑफ दिस टैक्सोनॉमी, है ना। अब सब कुछ तो कर लिया, लेकिन जो भी आपने इन्फॉर्मेशन निकाला उस इन्फॉर्मेशन का ऑर्गेनाइजेशन और एनालिसिस, इससे पता चलेगा ना कि कौन किस ग्रुप में है ना। यह बहुत जरूरी है इस सिस्टम, किसमें, जेनेटिक्स में। बेनिफिट ऑफ दिस मेथड, सबसे पहले बात यह है, सबसे आप सिस्टम का यूज कर रहे हो ना, तो हजारों कैरेक्टर को एक ही बार में क्या कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हैं अपन, है ना। वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ दिस टैक्सोनॉमिक मेथड इज दैट hundreds of characters can be considered at the same time and each character is given equal importance। यही दो बेनिफिट था इसमें। अगला क्या था आपका, साइटोटैक्सोनॉमी, या क्या बोलते हैं उसको, कैरियोटैक्सोनॉमी, है ना। कैरियो मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में मिलता है ना क्रोमोजोम, है ना। तो इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोजोम नंबर, क्रोमोजोम स्ट्रक्चर, क्रोमोजोम बिहेवियर, बिहेवियर मतलब ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कैसे उसका माइटोसिस हो रहा है, कैसे मियोसिस हो रहा है, कब एक पोल पे जा रहा है, कब दूसरे पोल पे आ रहा है, कब इक्वेटर पे है, मतलब मिडल में है, उसको क्रोमोजोम बिहेवियर बोलते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या, साइटोटैक्सोनॉमी या कैरियो। कैरियो क्यों बोला, क्योंकि ये सारा क्रोमोजोम में सब कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। अगला आपका है कीमोटैक्सोनॉमी। यह एक पर्टिकुलर प्लांट में कौन सा पर्टिकुलर केमिकल है जो उसी प्लांट के लिए यूनिक है, उसके बेसिस पे होता है ना। कि मान लो कि कोई एक प्लांट है, उसमें केमिकल मिला, वो बाकी किसी प्लांट में नहीं, उस बेसिस पे जो आपका क्लासिफिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, कीमो। सिंपल सी बात, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे कोई क्लासिफिकेशन होगा, दैट इज कॉल्ड कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। कौन कौन सा केमिकल इसमें आता है भाई, है ना, आप याद रखोगे, केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन्स, क्रिस्टल, है ना, एंड जो भी एरोमेटिक कंपाउंड आर यूज बाय साइंटिस्ट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन इन क्लासिफिकेशन। बहुत सारे केमिकल का यूज होता है इस सिस्टम को आपको क्लासीफाई करने के लिए। अब नोट करके बता दिया था कल, अल्फा किसको बोलते हैं, बीटा किसको बोलते हैं, और ओमेगा किसको बोलते हैं, याद है ना। अल्फा टैक्सोनॉमी किसको यूज करेगा, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को। बीटा टैक्सोनॉमी किसको यूज करेगा, मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, है ना, इन सबको। और ओमेगा इट डील्स विद द बायोकेमिकल, मतलब कौन सा केमिकल है और माइक्रोस्कोप में कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके बेसिस पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। यह टैक्सोनॉमी जो दिया हुआ है आपका, ये भी क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमने शुरुआत किया था कौन सा पार्ट, एल्गी देखना शुरू किया था। एल्गी सबने समझ लिया था, है ना। चलो, तो एल्गी में हमने क्या क्या देखा था, एक बार मैं बस ये लास्ट का कर दूं, ये देखो, है ना। हमने डिवीजन ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टर में क्या देखा, ये सारा दिया हुआ सारे क्लास का, एनसीईआरटी कहीं आपका है ना, ठीक है। पहला क्लास कौन सा हमने देखा था, क्लोरोफाइसी, इसको कौन सा एल्गी बोलते हैं भाई, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। दूसरा हमने क्या देखा था, पियोफाइसी, इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्राउन, ब्राउन एल्गी। तीसरा हमने देखा रोडोफाइसी, इसको क्या बोलते हैं अपन, रेड एल्गी, रेड एल्गी, याद है ना, आर फॉर रेड याद रखने का, ये तो भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्या देख रहे हैं अपन, कि कौन कौन सा कॉमन नेम है इसका, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। अगला हमने देखा मेजर पिगमेंट्स, पिगमेंट कौन कौन से, इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी, इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी, और एक और मिलता है जैंथोफिल, जिसका नाम क्या है, फ्यूकोजैंथिन। इसी फ्यूकोजैंथिन के कारण कैसा नजर आता है, ब्राउन, ठीक है। अगला इसमें क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल में देख रहे हो आप, में था क्लोरोफिल ए बी, अगले में क्लोरोफिल ए सी, और अगले में क्लोरोफिल ए डी। आ रही बात समझ, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें एक और होता है आपका कौन, पाइकोएरिथ्रिन। और इसमें अगर बेहतरीन तरीके से अगर याद हो आपको, तो कल एक बात बताई थी मैंने, कि देखो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि कहाँ पे एल्गी प्रेजेंट है ना। कौन सा एल्गी, रेड एल्गी। देखो मैंने बताया था कि कल मान लो ये मेनली एक्वेटिक है, पहली बात ये बताओ, है ना। तो मान लो कि यह ऐसा समुद्र है, या समुद्र का सरफेस है यहाँ पे, ठीक है। तो जो एल्गी सरफेस के पास होगा, है ना, सरफेस के पास होगा, वह तो ब्लू या ग्रीन दिखेगा, क्योंकि उसमें प्रीडोमिनेंट कौन सा, क्लोरोफिल है। लेकिन जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे, तो डेप्थ में कौन सा मिलेगा आपको, रेड एल्गी, क्योंकि इसमें पाइकोएरिथ्रिन ज्यादा बनता है। क्लियर है, याद है ना, ठीक है। चलो उसके बाद स्टोर्ड फूड, इसमें कौन सा आपका, स्टार्च, इसमें मैनिटोल या लैमिनरिन, ये भी क्या है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ही है, कौन आपका, मैनिटोल एंड लैमिनरिन। और इसमें क्या, फ्लोरिडियन स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजेन। याद है, याद है, कोई बात नहीं।
इसका स्ट्रक्चर किसके इक्वल है आपका? अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। हमारे बॉडी में जो ग्लाइकोजन है ना, जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आप, केमिकल कंपाउंड में तो स्ट्रक्चर होगा ना, तो ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा ये? मतलब ग्लाइकोजन के जैसा होगा। ठीक है, हाँ तो देखो अभी शॉर्ट नोट्स ही है, अच्छे से ही नोट्स बन रहा है। और आप देख रहे हो कि इसमें 70 है, तो 70 में तो 20 मैंने ऐसे ही अलगी का लगा रखा है, और अलगी तो याद हो जाना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, या कैरेक्टर पूरा याद कर लोगे ना, तो 50% बातें तो यहाँ पे कवर हो जा रही है अलगी में। आ रही बात समझ? 50% बातें यहाँ पे कवर हो जाता है, ये किसके कारण? आगे देखो, सेल वॉल, इसमें बस सेलुलोज लिखा हुआ है, लेकिन आपको इनर लेयर सेलुलोज का था, आउटर किसका था? पैक्टोज का, याद रखना है। किसका था? पैक्टोज। अंदर वाला मेन सेलुलोज का था, बाहर में किसका था? पैक्टोज का था। इसमें सेलुलोज, और इसको लेयर नहीं बोलोगे एल्गिन को, ये सेलुलोज है, और उसके बाद एक जेल लाइक लेयर है, ऐसे जेल का है, ये प्रॉपर रिजिड लेयर नहीं है। कैसा है? जिलैटिनस। जिलैटिनस मतलब जेल लाइक लेयर, जो क्या कहते हैं उसको? एल्गिन। और इसका हमने देखा था यूज भी होता है। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या है? सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर। एग्जैक्ट याद रखना है सब। ठीक है, ऐसे ही पूछेगा कि पॉलीसल्फेट एस्टर्स किसके सेल वॉल में देखने को मिलता है ना? तो क्या बोलोगे आप? रोडोफाइसिया रेड एल्गी। ठीक है, आगे देखो, फ्लैजिला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, मतलब फ्लैजिला कितने नंबर है और वो कहाँ पे इंसर्ट है, लैटरल साइड में है, एपिकल साइड में है ना, ऊपर है या साइड में है। लैटरल मतलब समझते हो ना, ये जैसे बॉडी हमारा है ना, ये बॉडी हो गया तो समझ रहे हो ना, लैटरल क्या होता है? ये बगल से जो निकलेगा तो लैटरल बोलते हैं। यार ये बात समझ, को बोल देंगे लैटरल, मारेंगे ना। लैटरल मतलब ये देखो ऐसे है ना, तो लैटरल मतलब साइड से जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? लैटरल। क्या बेटा हम लोग का क्या हो गया? एंटीरियर पोर्शन। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये एंटीरियर हो गया, या पोस्टीरियर हो गया, या लैटरल हो गया। बात समझ में आई? एंटीरियर मतलब आगे वाला पोर्शन, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पोर्शन, और यह मतलब लैटरल। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं, अब ये भी बात बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसमें भी कुछ देखो, जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे ना, चलो एक बात मैं बताता हूँ, एनाटॉमी पढ़ोगे ना आप, तो थोड़ा अलग होगा कहानी। हमारे साइड में तो 3 बातें टर्म्स, चलो थोड़ा बताता हूँ, बहुत दिन से कोई बातें नहीं करी हमने, थोड़ा पढ़ाई से अलग। चलो देखो, एक 2 टर्म का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 3 बातें देखो, एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एंटीरियर, क्या लिख रहा हूँ? एक लिख रहा हूँ मैं पोस्टीरियर, है ना, एक लिख रहा हूँ मैं वेंट्रल, और एक लिख रहा हूँ मैं डॉर्सल। ठीक है, इस चारों टर्म का देखो, जब एनाटॉमी आप पढ़ते हो इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इसका क्या रेफरेंस होता है। चलो एक एनिमल ले लिया हमने। ठीक है, ये मान लेते कोई एक एनिमल है, इसका बोलो माउथ है ऐसे करके, ये लगा है ऐसे, कुछ भी मान लो आप। ठीक है, और इसका टेल है इधर करके। अब देखो आप, और एक ह्यूमन बींग से हम लोग हैं, तो हमारा डायग्राम तो बनाने की जरूरत नहीं, आप सामने हो। ठीक है, तो देखो जब हम अपनी बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, है ना, तो हमारा एंटीरियर साइड यह हुआ, पोस्टीरियर यह हुआ, है ना। और हम अपने में बात करें, अगर बोले कि आपका वेंट्रल साइड कौन है, तो हमारा वेंट्रल भी यही हुआ, और डॉर्सल ये हुआ। आई बात समझ? ह्यूमन के केस में जो हमारा एंटीरियर है उसी को अपन क्या बोलते हैं? वेंट्रल। और जो हमारा पोस्टीरियर है उसी को अपन क्या बोलते हैं? डॉर्सल। आई बात समझ? लेकिन एनिमल में आप ऐसे नहीं बोल सकते, एनिमल में या नहीं बोलेंगे, एनिमल में अलग अलग है, एंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रल डॉर्सल अलग अलग हो गया। देखो एनिमल में हम बात करेंगे, कोई भी दूसरे एनिमल की बात करो, यह वाला पोर्शन क्या हो गया इसका? एंटीरियर। ऐसा पोजीशन हुआ एंटीरियर। यह वाला पोर्शन क्या हो गया? पोस्टीरियर, है ना। यह क्या हो गया इसका? वेंट्रल। और यह क्या हो गया इसका? आई बात समझ? जल्दी बताओ। तो एनिमल में और हमारे में एनाटॉमी जब पढ़ेंगे ना, तो जब मैं बोलूँ कि एंटीरियर, तो अलग होता है, वेंट्रल अलग होता है। हमारे अंदर एंटीरियर वेंट्रल दोनों क्या होता है? सेम होता है ना। यह बात जब एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो भी बताऊंगा मैं, लेकिन इस बात को आप समझना, एनाटॉमी में क्या होता है ना, रेफरेंस ही गलत लेता है बच्चा लोग, क्योंकि जब एनाटॉमी पढ़ोगे तो सब जगह ही लिखा होगा कि दिस इज प्रेजेंट डॉर्सली, दिस इज प्रेजेंट वेंट्रली, दिस इज प्रेजेंट एंटीरियर रीजन, दिस इज प्रेजेंट एट पोस्टीरियर रीजन, है ना। अब हम लोग में तो एंटीरियर बोलो वेंट्रल बोलो तो एक ही साइड में है, लेकिन अगर एनिमल में बोल दो कि वेंट्रल साइड में है, एंटीरियर साइड में, तो अलग हो गया हो। आधी बात समझ? ठीक है, चलो। तो इस तरह से आपका, हाँ, अब हमने देखा था फ्लैजिला नंबर एंड पोजीशन। ठीक है, तो इसमें जो फ्लैजिला होता है किसमें? क्लोरोफाइसी में, उसका नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, कितने तक हो सकता है? 8 तक। ठीक है, मिनिमम कितने होंगे? 2। ठीक है, और फ्लैजिला का लेंथ जो होगा, दोनों फ्लैजिला का लेंथ कैसा होगा? इक्वल, है ना। और हमेशा किस पोजीशन पे होगा? एपिकल।
कहाँ होगा, ऊपर के साइड में होगा, ठीक है। एपिकल मतलब एपेक्स, ऊपर के साइड, ठीक है। उसके बाद देखो, इसमें देखोगे हमेशा दो होगा और कैसा होगा, अनइक्वल, और किस साइड में होगा, लैटरल साइड में। आ रही बात समझ। और अनइक्वल फ्लैजिला को अपन क्या बोलते हैं, टर्म यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, हेट्रोकॉन्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं अपन, हेट्रोकॉन्ट, वेरी गुड। और इसमें ऑल टुगेदर फ्लैजिला क्या होता है आपका, एब्सेंट, मतलब ये नॉन मोटाइल कंडीशन में होता है हमेशा, कौन, रेड एल्गी, ठीक है। हैबिटेट देखो, ये फ्रेश वाटर में रहना पसंद करता है, ब्रैकिश वाटर मतलब जहाँ पे मिट्टी वगैरह घुला होता है पानी में, और सॉल्ट वाटर मतलब मराइन। या फ्रेश वाटर में रेयर, बहुत ही मुश्किल से दिखेगा, किस पानी में, फ्रेश वाटर में। कहाँ मिलेगा आपको, ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर में। ये देखो फ्रेश वाटर में कुछ मिलता है, ब्रैकिश में भी कुछ मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, सॉल्ट वाटर, क्लियर है। यही सब तो लाइन है, मोस्ट, फ्यू, सम, यहीं पे तो सारा गलती होता है यहाँ पे। में यही समझना है आपको, लैंग्वेज इसीलिए शुरू में ही बोला था मैंने, याद है। यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है, लैंग्वेज से आप क्वेश्चन गलत करोगे बस, एक शब्द से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। जैसे कि क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक हम पढ़ाते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन सुना है, लो टेम्परेचर पे किसी चीज़ को आपका प्रिजर्व करना, और लो मतलब कितना, -196 डिग्री सेल्सियस, कितना, -196, उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ये फॉसिल वगैरह है ना, उसको हम क्रायो प्रिजर्व करते हैं -196 डिग्री पे, लिक्विड नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, लिक्विड में, उसी में डाल देते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना था, -190। अब क्वेश्चन देखो मैंने क्या दिया 12th में, सब कुछ ठीक लिखा, यहाँ ये भी लिखा मैंने -196, सेल्सियस की जगह पे क्या लिख दिया, सारी बात समझ। अब सबने क्या देखा जल्दी जल्दी में, -196 हमारा टिक एकदम सही है एकदम, बाद में सर ये गलत कैसे हो गया, गलत हो गया ना, सेल्सियस की जगह पे सी की जगह पे बस क्या है यहाँ पे, एफ, हो गया कि नहीं गलत। तो हर चीज़ों पे ध्यान रखना होता है, बात समझ में आ रही है। चलो आगे देखते हैं। मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी, याद रखने का। चलो अगला कौन सा क्लास आपका, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। अब इसको देखते हैं अपन। ब्रायोफाइटा इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफिट। अब आपको पहले बता दिया था, अब के लाइफ साइकिल में दो बातें होती है, याद रखने का। प्लांट की बात कर रहे हैं ना, तो प्लांट में आप दो बात हमेशा याद रखोगे, क्योंकि ये सब जगह आएगा कि प्लांट का लाइफ साइकिल दो पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक पार्ट हमेशा कौन सा होगा, स्पोरोफिटिक, इसमें क्या बनेंगे, स्पोर्स। एक पार्ट हमेशा कौन सा होगा, स्पोरोफिटिक, और एक पार्ट हमेशा कौन सा होगा, गैमेटोफिटिक। कौन सा होगा आपका, गैमेटोफिटिक। यहाँ पे क्या बनेगा, गैमीट्स। आ रही बात समझ। तो प्लांट जहां भी बताऊं, जो भी आप प्लांट पढ़ोगे, उसका लाइफ साइकिल दो पार्ट में बटा हुआ है, एक स्पोरोफिटिक जिसमें क्या बनता है आपका, स्पोर्स, और एक आपका गैमेटोफिटिक जिसमें क्या बनेगा, गैमेट्स। तो कहीं भी बताओ, अब देखो इसी में जहां भी जो भी क्वेश्चन गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक से होगा ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। अभी देखोगे आप क्या कंफ्यूजन होगा, कहीं पे यह डिप्लॉयड होगा तो कहीं पे क्या होगा, एप्लॉयड होगा, कहीं पे यह डिप्लॉयड होगा तो कहीं पे क्या होगा, एप्लॉयड होगा। पहला बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको याद रखने का अलग अलग। दूसरा, कहीं पे फ्री लिविंग होगा, कहीं पे क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, सिम्बायोटिक है ना, किसी के ऊपर होगा। कहीं पे ये फ्री होगा और कहीं पे किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, स्पोरोफिटिक। आ रही बात समझ। मतलब या तो फ्री होगा या तो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, ये गैमेटोफिटिक पे। गैमेटोफिटिक का सेम कहानी है, या तो फ्री होगा या किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, स्पोरोफिटिक। डिपेंडेंट मतलब अपने न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए। आ रही बात समझ। तो ये दो बात आप मेन याद रखोगे बस, कि डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड कंडीशन में है, और दूसरा फ्री है या डिपेंडेंट। कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है याद रखना है, उल्टा यहीं पे करोगे। होगा स्पोरोफिटिक, एक ब्रायोफाइटा में एक ग्रुप में पढ़ेंगे, तो वह होगा किसके ऊपर, गैमेटोफिटिक किसके ऊपर है, स्पोरो। अगर आपको उल्टा याद हो तो सारी कहानी गलत हो, ठीक है। चलो देखो इसमें, तो ब्रायोफाइटा इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। आ गया ना बात। सबसे पहले ये भी बात है, तीसरा ये भी याद रखना है, यूनिसेलुलर है या मल्टी। तो कैसा होगा भाई, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड। आ गया ना, मतलब इसका स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉयड है, ठीक है। लिविंग एज अ पैरासाइट, आ गया, ये फ्री लिविंग नहीं है, ये फ्री लिविंग नहीं है। एज ए पैरासाइट किसके ऊपर है, ऑन इंडिपेंडेंट मल्टीसेलुलर हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। पहले लाइन में ही सारी बातें आ गई, है ना। देखो क्या क्या बातें आ गई, 5 क्वेश्चन इससे बन सकता है, और वो भी बहुत जोरदार क्वेश्चन है ना। पहली बात,
ब्रायोफाइटा में सर जो गैमेटोफाइट होता है ना, कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है ना, मल्टी सेलुलर होता है। और यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है क्या? इंडिपेंडेंट, मतलब ये फ्री लिविंग होता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जबकि इसका जो स्पोरोफाइट है मल्टी सेलुलर, डिप्लॉइड, है ना, लेकिन ये पैरासाइट है किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। आई बात समझ? ये पैरासाइट के ऊपर क्या, मतलब गैमेटोफाइट के ऊपर क्या है? एज ए पैरासाइट डिपेंडेंट है ना। आई बात समझ? अगली बात देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन ब्रायोफाइट्स स्टैंड बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइटा। बिल्कुल सही बात है, एल्गी और टेरिडोफाइटा के बीच में कौन है आपका? ब्रायोफाइटा। ये सीक्वेंस जो हम पढ़ते हैं कि पहले एल्गी है, एल्गी के बाद कौन है आपका? ब्रायोफाइट्स है, उसके बाद कौन है आपका? टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट जिम्नो, जिम्नो के बाद एंजियो। ये किसके बेसिस पे? इवोल्यूशन की बेसिस पे। ये माना जाता है सबसे पहले प्लांट में एल्गी आया होगा, एल्गी में ही कुछ मॉडिफिकेशन हुए होंगे तो कौन बना होगा? ब्रायोफाइट्स। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ तो टेरिडो, उसमें भी कुछ हुआ तो जिम्नो, उसमें भी कुछ हुआ तो एंजियो, एंजियो में पहले कौन? डाइकॉट, और डाइकॉट के बाद सबसे लास्ट में कौन? मोनोकॉट। आई बात समझ? ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ब्रायोफाइट्स स्टैंड इन बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइटा। दे आर द फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। फर्स्ट एम्फीबियंस मतलब ब्रायोफाइट्स, अभी आपने एल्गी में पढ़ा, एल्गी पूरी तरह से क्या है? एक्वाटिक। एल्गी पूरी तरह से क्या है? एक्वाटिक, पानी में रहता है, वो लैंड पे कभी भी दिखाई नहीं दिया। पहली बार ब्रायोफाइट में देखा गया, ये भी मेनली क्या है? एक्वाटिक है, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जो कहाँ पे आ गए? अब लैंड पे भी आना शुरू, टेरेस्ट्रियल जिसको बोलते हैं ना, मतलब कुछ मेनली ये भी क्या है आपका? एक्वाटिक ही है, लेकिन कुछ ब्रायोफाइट्स कहाँ उगना शुरू हुआ? लैंड पे भी उगना शुरू हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एम्फीबियंस। एम्फीबियन किसको बोलते हैं? दोज व्हिच हु कैन सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, है ना। ठीक है, तो ये पूछता है कि विच ग्रुप इज कॉल्ड फर्स्ट एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, तो क्या बोलोगे? ब्रायोफाइट्स। क्लियर है? आगे, ओल्डेस्ट ब्रायोफाइट्स फॉसिल आर अबाउट 315 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो ब्रायोफाइट, सबसे पहला ब्रायोफाइट जो था उसका फॉसिल जो मिलता है, तो इससे यह पता चलता है कि ब्रायोफाइट का ओरिजिन कितने साल पहले हुआ है? अप्रॉक्स 350 मिलियन ईयर्स ओल्ड। आ रही बात समझ? चलो देखो आगे, अगला पॉइंट देखो आप क्या है। टर्म ब्रायोफाइटा वाज प्रपोज बाय प्रैन, है ना। इन्होंने, प्रॉन ने सबसे पहले क्या किया था? क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा टर्म को क्या किया, है ना। एडविक इज कॉल्ड फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आपका है शिवराम कश्यप इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। इंडियन मतलब इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्टडी कौन किया ब्रायोफाइटा के ऊपर? शिवराम कश्यप ने। ठीक है, जनरल कैरेक्टर देखते हैं, यहीं से मेन कहानी शुरू होता है। ठीक है, कि क्या क्या जनरल कैरेक्टर है इस ग्रुप में, किस ग्रुप में? ब्रायोफाइटा में। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आर नॉन वैस्कुलर। वो भी कैसा था? पहला वाला एल्गी, वो भी कैसा था? नॉन वैस्कुलर। अभी तक जाइलम फ्लोएम नहीं आया है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आर नॉन वैस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट्स। देखो क्या बोल रहा है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट, मतलब जहाँ पे पानी चाहिए, थोड़ा बहुत मॉइस्चर चाहिए, लेकिन ये लैंड पे रहना सीख रहा है, मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन वहाँ पे आपका सॉइल भी प्रेजेंट है। ठीक है, आगे देखो, दे आर फाउंड कॉमनली इन डैम्प, तो दिख ही नहीं रही, कृति पंचाल दिख रही है। आ गई? ठीक है, देखो, दे आर फाउंड कॉमनली इन डीप डैम्प ह्यूमिड शेडेड लोकेलिटीज। लोकेलिटीज है ना, देखो आप, शेडेड मतलब जहाँ पे धूप नहीं चाहिए ज़्यादा, डैम्प प्लेस होना चाहिए, मतलब क्या? जहाँ पे पानी नहीं होता है,
अब डैम प्लेस समझते हो किसको बोलते हैं? दलदल टाइप का एरिया है ना, जहाँ पे पानी हो और सॉइल भी हो, ठीक है, और शेडेड लोकेलिटीज में पसंद करता है ग्रो करना। दे मे फॉर्म ग्रीन कारपेट्स और मैट्स ऑन डैम्प सॉइल। जो गुनगुना मिट्टी होता है ना, उसके ऊपर वो पूरा क्या ग्रीन कलर का चादर जैसा बना देता है। कौन? ब्रायोफाइटा, ठीक है। वॉल, रॉक, ट्री ट्रंक ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड हेंस क्या प्रिवेंट्स सॉइल एरोजन। इसका काम आ गया, एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया इसका। ये जहाँ पे प्रेजेंट होगा ना, जहाँ पे मॉइस्चर होगा, जैसे रॉक हो गया, ट्री ट्रंक आप देखते हो ना, कभी कभी देखते हो यहाँ पे बहुत बारिश होगी तो आप पेड़ पे देखना ग्रीन ग्रीन कलर का जम जाता है ऊपर, क्या है आपका? ब्रायोफाइट तो है। हाँ हाँ, हो जाता है, लेकिन वॉशरूम में जो होता है ना आपका फंगस है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो हाँ, वॉशरूम में, हाँ बिल्कुल सही बोला। जो फ्लो, अब ये देखो ना, टाइल्स जो होगा, टाइल्स को अगर छोड़ दो बहुत टाइम तक, बिल्कुल सही बोला उसने। अब देखो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन डिपोजिशन हो जाता है, यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है। हाँ होती है, वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो देखो, ये ब्रायोफाइट से नहीं, ये ब्रायोफाइट से ही बोल रही है, जो है ना आपका फ्लोर टाइल्स अगर बहुत दिन छोड़ दो वॉशरूम का, तो वहाँ पे भी देखो ग्रीन ग्रीन कलर का वहाँ पे डिपोजिशन होता है। नहीं नहीं, फंगाई वहाँ पे नहीं, फंगाई वगैरह रोटी वगैरह जो घर में होता है ना, वहाँ पे जाके जमा होता है उसको न्यूट्रिशन। हाँ जाओ उसके घर पे जाके देख लेना, ठीक है। ये में फॉर्म तो देखो, अरे कहने का मतलब एक ही है कि जहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे मॉइस्चर होगा ना, वहाँ पे उगेगा। और अगर मॉइस्चर इसको मिल गया बहुत ज़्यादा, तो ग्रीन कारपेट मतलब उस एरिया को कैसा बना देता है? पूरा ग्रीन, ठीक है। तो दे मे फॉर्म ग्रीन कारपेट्स और मैट्स ऑन डैम्प सॉइल, वॉल, रॉक, ट्री ट्रंक ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड हेंस प्रिवेंट सॉइल एरोजन। पक्की बात, आप जानते हो सॉइल एरोजन क्या होता है? यहाँ पे जाके ऊपर से एक लेयर बना दिया, मान लो मिट्टी पे, यहाँ पे प्रेजेंट, वहाँ पे क्या बना दिया? लेयर। अब कितना भी तेज हवा है पर तो लेयर इसका है ना, वहां से मिट्टी को उड़ा के नहीं ले जा सकते हो। सारी बात समझ? द प्लांट्स आर स्मॉल, ये सेल्डम, सेल्डम मतलब क्या? रेयरली, है ना, अटेन ग्रेट लेंथ और हाइट। प्लांट इसके छोटे छोटे होते हैं ब्रायोफाइट्स के, ये बहुत ही रेयर होगा कि कोई प्लांट इसका ज़्यादा हाइट का दिखे, इसका ब्रायोफाइटा के अंदर जो भी होते हैं, ठीक है। ये सारे एन एन जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है किसके लाइन है? एनसीईआरटी के, ठीक है। Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for their sexual reproduction। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ये, ठीक है। अभी तो देखा आपने, ये सॉइल के ऊपर ग्रो कर जाएगा, कैसे सॉइल पे? डैम्प सॉइल पे। लेकिन जब रिप्रोडक्शन करने की बारी आएगी, मतलब गैमीट को ट्रांसफर करने की बात आएगी, तो हमेशा इसको किसकी रिक्वायरमेंट है? वाटर की। मतलब अगर वाटर ना हो इसके आसपास में, तो यह रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। हमारी बात समझ? यह जमीन पे रह जरूर सकता है, लेकिन जब गैमीट बन जाएगा, उस गैमीट को जो फीमेल के पास भेजना है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन होगा? हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो इसीलिए ब्रायोफाइट्स हमेशा कहाँ पे ग्रो करता है? जहाँ पे आसपास में पानी हो। आई बात समझ? ठीक है, देखो क्या है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं आपको बता दिया कि क्यों यह प्लांट सॉइल के ऊपर ग्रो कर सकता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए हमेशा कौन जरूरी है? इसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सॉइल और वाटर दोनों चाहिए ना, इसलिए क्या बोल दिया इसको? एम्फीबियन। अगला लाइन, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। अब ये बात बता चुका हूं मैं, सक्सेशन क्या होता है, याद है? इकोलॉजिकल सक्सेशन करके टर्म हमने पढ़ा था। मतलब जो एकदम खाली जगह है ना, वहाँ पे लाइकन्स, ब्रायोफाइट्स, ये सब क्या होता है? लाइफ को ग्रो करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल, है ना। यहाँ पे जिस मिट्टी के ऊपर कोई भी अभी लाइफ नहीं है, कोई भी प्लांट नहीं है, जिस रॉक के ऊपर कोई भी लाइफ नहीं है, वहाँ पे प्लांट के लाइफ को, मतलब पहला प्लांट सक्सेशन मतलब क्या होता है? पहला प्लांट उगाने में हेल्प करता है कौन? आपका ब्रायोफाइट्स। आ रही बात समझ? आगे देखो, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी। अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा तो मैंने एक बात बोली थी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, प्लांट बॉडी में क्या होगा? धीरे धीरे डिफरेंशिएशन होते जाएगा। एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड कौन होगा? ब्रायोफाइट। इससे ज़्यादा डिफरेंशिएटेड कौन होगा? टेरिडोफाइट। उससे ज़्यादा कौन होगा? टिम्नो। और सबसे बेहतरीन कौन होगा? हमारी बात समझ? तो अगर एल्गी से कंपैरिजन करें तो इसका प्लांट बॉडी क्या होगा? उसके कंपैरिजन में ज़्यादा डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड मतलब ज़्यादा मैच्योर होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। इट इज थैलस लाइक। याद करो, एल्गी में क्या बोला था? इट इज थैलोइड। क्या इट इज थैलस? यहाँ पे एग्जैक्ट थैलस नहीं बोला, क्या बोला? थैलस लाइक। थैलस नहीं बोला, क्या बोला? थैलस के जैसा। मतलब यहाँ पे भी आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उससे बेहतर जरूर थोड़ा लगेगा
ये रूट हो सकता है, ये लीफ हो सकता है, उसमें तो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कौन सा रूट है, कौन सा लीफ है, कौन सा स्टेम है ना। यहाँ पे हम एग्जैक्टली ये नहीं बोला कि प्लांट बॉडी इज थैलोइड, हमने क्या बोला प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक, है थैलस जैसा ही अभी भी, लेकिन उससे थोड़ा बेहतर डिफ्रेंशिएटेड है। इसके कंपैरिजन में एल्गी, इट इज थैलस लाइक एंड मे बी प्रोस्टेट। प्रोस्टेट मतलब क्या होता है, लाइड ऑन ग्राउंड लाइक, है ना। मतलब क्या होता है देखो ऐसे, प्रोस्टेट का मतलब क्या होता है, ये ग्राउंड है ना, ठीक है, तो ग्राउंड के ऊपर ये ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे हो सकता है। अब अभी तो पता है इस प्लांट की हाइट क्या होती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो जो प्लांट होगा सीधा सीधा क्या होगा, जमीन पे लेटा होगा, तो उसको उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं अपन, प्रोस्टेट, है ना, ठीक है। दैट इज लाइंग अलोंग द ग्राउंड, और क्या हो सकता है आपका दूसरा, इरेक्ट, मतलब पोजिशन बता रहा है। या तो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड के एकदम सरफेस पे ऐसे लाई करता हुआ होगा, या तो थोड़ा बहुत क्या होगा ऐसे इरेक्ट भी हो सकता है, मतलब दो पोजीशन हो सकते हैं, या तो ग्राउंड पे पूरी तरह से लेटा होगा, या तो ग्राउंड पे ऐसे करके इरेक्ट होगा, ठीक है। तो प्रोस्टेट और इरेक्ट इसका पोजीशन हो सकता है। इरेक्ट में भी क्या होगा, प्लांट हाइट छोटा ही है, ज़्यादा लंबा तो होगा नहीं, ठीक है। आगे देखो, द प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। अब ये लाइन बता चुका था क्या होता है, मतलब इस सबस्ट्रेटम मतलब वह सरफेस जिसके ऊपर प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है ना। मान लो कि मेरे हाथ पे प्लांट ग्रो किया, तो मेरा हाथ क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेटम, है ना। पॉसिबल नहीं है लेकिन समझाने के लिए, ठीक है। तो सबस्ट्रेटम मतलब जिस सरफेस के ऊपर प्लांट ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सबस्ट्रेटम बोलते हैं, ठीक है। द प्लांट बॉडी इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे रेड है ना समझ जाओ कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। यह बहुत बार पूछा हुआ है और बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, ठीक है। द प्लांट बॉडी इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, है ना, यूनी और मल्टी दोनों हो सकता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोइड्स। तो राइजोइड किसका फीचर है भाई, इसका फीचर है ब्रायोफाइटा का। और राइजोइड किस फॉर्म में हो सकता है, it might be in some bryophytes it might be unicellular and in some bryophytes it might be multicellular। अब देखो ना यह राइजोइड भी बाद में अब क्या कहलाने लगेगा, रूट। अभी रूट नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, रूट लाइक, है ना। इसलिए तो क्या बोला, थैलस लाइक। अभी एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ये रूट है, लेकिन रूट जैसा ही दिखता है, कौन आपका, राइजोइड्स। आई बात समझ। तो आप प्लांट में देखते हो कि कोई भी प्लांट तो सरफेस पे अटैच कैसे होता है, रूट से ही होता है ना। अभी रूट नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हम पूरा डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, हमें दिख नहीं है कि रूट है, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं इसको, राइजोइड्स। आई बात समझ। याद रखने का, इसका जो सबस्ट्रेटम से अटैच करवाने वाला स्ट्रक्चर है वो कौन सा आपका, राइजोइड्स। एंड दीज राइजोइड्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, और राइजोइड्स है क्या आपका, रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है। अब देखो आ गया ना वही बात, दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीफ, तभी तो इसको बोल रहा है क्या, थैलस लाइक। अभी हम नहीं बोल सकते कि इसमें क्या ट्रू रूट प्रेजेंट है या स्टेम प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, लीफ है। लेकिन ऐसा बोल सकते हैं एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, तो अपन यह बोल सकते हैं कि बट हैव रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। आई बात समझ। लाइक और होने में बहुत डिफरेंस होता है, पता है ना। लीफ लाइक मतलब लीफ जैसा दिख रहा है, लेकिन हम नहीं बोल सकते कि लीफ है। आई बात समझ। अगला देखो, वैस्कुलर टिश्यूज, ये होगा क्या, नहीं होगा। एल्गी में नहीं था वैस्कुलर टिश्यूज, ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यूज नहीं था। आ रही बात समझ। वैस्कुलर टिश्यूज दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट, दैट इज दे आर नॉन वैस्कुलर। जिसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, नॉन वैस्कुलर। और वैस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है भाई, जाइलम एंड फ्लोएम। तभी बोलो कि वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या कैरी करता है, वाटर। फ्लोएम क्या कैरी करता है, क्या कैरी करता है, फूड। आ रही बात समझ। जाइलम हमेशा कैरी करता है वाटर और फ्लोएम हमेशा कैरी करता है फूड। याद रखो ना, जाइलम मतलब जल, है ना। तो जाइलम क्या कैरी करेगा, वाटर, है ना। और फ्लोएम मतलब एफ मतलब फूड। क्या, ये सब इसलिए बताना पड़ता है, गधे बच्चे भी होते हैं ना कुछ, नहीं जिनको याद दिलाने के लिए ये सब तरीका काम आता है। चलो आगे देखो, क्या कोई पूछ रहा है कुछ, सुनाई नहीं दिया। ब्रायोफाइट्स में कौन होता है, होल्ड फास्ट, ऐसा बोल रहा है, होल्ड फास्ट बोल रहा है। होल्ड फास्ट किस में पढ़ा था तुमने, एल्गी में। तो एल्गी और अभी टॉपिक क्या चल रहा है,
ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स बोलेंगे, होल्ड फास्ट नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। हाँ चलो। तो वैस्कुलर टिश्यू डेट इज जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट, डेट इज दे आर नॉन वैस्कुलर। आगे देखो, द मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी क्यों बोला, जो डोमिनेंट फेज होगा। अब इस बात में थोड़ा कंफ्यूज मत होना, मैंने बता दिया है। मेन प्लांट बॉडी उसको बोलेंगे जो डोमिनेंट हो। डोमिनेंट मतलब हम लोग क्या 2n है ना, हम लोग मेनली क्या 2n, तो हमारा मेन प्लांट बॉडी, प्लांट नहीं मेन बॉडी क्या होगा हमारा 2n, डिप्लॉयड होगा ना, डिप्लॉयड वाला कंडीशन होगा। तो मेन प्लांट बॉडी मतलब डोमिनेंट वाला। डोमिनेंट मतलब किस फेज में आप ज़्यादा टाइम बिता रहे हो, बात समझ में आ रही है। इसका यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत सुपर क्वेश्चन हो गया। द मेन प्लांट बॉडी इज ऑफ द ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज अ फ्री लिविंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। अभी बताया था ना इसका, गैमेटोफाइट कैसा है, फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट, पढ़ा था ना। और कैसा होगा, हैप्लॉइड। तो इसका डोमिनेंट वाला कौन सा आपका भाई, गैमेटोफाइट। मतलब ये ज्यादा टाइम किस फेज में बिताता है, हैप्लॉइड कंडीशन में। किस फेज में, हैप्लॉइड कंडीशन, ठीक है। तो द मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी कौन है इसका आपका, ब्रायोफाइट का फ्री लिविंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। द गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। कॉमन सेंस की बात है। हाँ सर, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट कौन सा स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर क्या बनता है, गैमीट। तो सर जब गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो ये गैमीट बनाएगा, तो गैमीट कैसे बनेगा, माइटोसिस से ही बनेगा ना। ये बात ध्यान रखो सब लोग, बात में देखो लॉजिक, थोड़ा लॉजिक लगाया करो सब लोग। शुरू में बताया था आपको, थोड़ा सा मियोसिस माइटोसिस का कॉन्सेप्ट समझ लो। सिंपल सी बात है, मियोसिस हमेशा किस में हो सकता है, 2n कंडीशन में। इसमें 2n, तो 2n होगा तभी तो उसको आधा कर सकते हो। अब n को n/2 थोड़ी करेंगे, बात समझ में आ रही है। तो जहां पे मान लो कि 2n है, उसमें गैमीट हमेशा किससे बनता है, मियोसिस से, क्योंकि गैमीट हमेशा कैसा होता है आपका, हैप्लॉइड, ठीक है। जब शुरू से ही मेन प्लांट बॉडी ही कैसा है आपका, गैमेटोफाइट ही कैसा है, n हैप्लॉइड। इसमें गैमीट बनाना है तो क्या करना होगा आपको, माइटोसिस। क्या करना होगा, माइटोसिस। तो जहां n गैमेटोफाइट होगा वहां पे पक्की बात है न्यू गैमेट कैसे बनेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। आ रही बात समझ, ये बात समझ में आई। लेकिन अगर जहां पे 2n होगा, मान लो मैंने बोल दिया कि गैमेटोफाइट क्या है, 2n है। गैमेटोफिटिक बॉडी कैसा है, ब्रायोफाइट में ऐसा होता नहीं है। ब्रायोफाइट में कैसा होता है आपका, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। मतलब ऐसे बता रहा है कि किसी अगले फेज में देखेंगे तो मान लो कि गैमेटोफिटिक कैसा है आपका, 2n है। अगर बोलो कि 2n है तो इसमें गैमेट बनाना है तो क्या करना होगा, मियोसिस। तभी तो जाके क्या मिलेगा, n आपको क्या मिलेगा, गैमेट्स। क्योंकि गैमेट हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड। गैमेट हमेशा कैसा होता है, हैप्लॉइड, ठीक है। चलो देखो, द मेन प्लांट बॉडी of the bryophytes is a free living haploid gametophyte. The gametophyte produces gametes by the process of mitosis, hence it is called gametophyte. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, gametes, इसीलिए इस फेज को क्या बोलते हैं, gametophytic phase। और यहाँ पे gamete कैसे बनेगा, by the process of mitosis, ठीक है। आगे देखो, the gametophyte of bryophyte consists of multicellular sex organ। बाकी बात है भाई, गैमीट बन रहा है तो गैमीट कौन बनाता है हमारे बॉडी में भाई, सेक्स ऑर्गन। अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक गैमेटोफाइट के अंदर बनेगा आपका गैमीट, मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सेक्स ऑर्गन होगा। वही सेक्स ऑर्गन गैमीट बनाएगा ना। हमारे बॉडी में सेक्स ऑर्गन ही बनाता है ना गैमीट। मेल के केस में है ना क्या, टेस्टिस, और फीमेल के केस में ओवरी। आ रही बात समझ। तो गैमेटोफाइट जैसे ही बोल दिया, मतलब इसी के अंदर क्या बनेगा, गैमीट। तो गैमीट कैसे बनेगा, जरूर गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा, सेक्स ऑर्गन। वही बोल रहा है, द गैमेटोफाइट और ब्रायोफाइट कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। मतलब इसका सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम। ये सब में सेम ही होगा, सब में। जहां मेल सेक्स ऑर्गन होगा क्या बोल देंगे, एंथ्रीडियम। और जहां फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको क्या बोल देंगे, आर्किगोनियम। क्या बोलेंगे, आर्किगोनियम। सब में यही जाएगा, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम, है ना, एंथर, एंथर से क्या बन गया, एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, आर्किगोनियम, है ना। अब पूछ लेता है, क्वेश्चन यही सब है कि भाई ब्रायोफाइट्स में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको बोलते हैं आर्किगोनियम। क्वेश्चन यह नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रायोफाइट्स में जो आर्किगोनियम है उसका शेप कैसा होता है। तो कैसा शेप होता है, फ्लास्क शेप, फ्लास्क के शेप का होता है। कौन आपका, फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनियम।
तो मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम, जो किस शेप का होगा, फ्लास्क शेप का। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेगा जल्दी बताओ, बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स। मेल में ह्यूमन में क्या बोलते हैं, स्पर्म, यहाँ पे स्पर्म नहीं बोलेंगे, प्लांट है ना, यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंथेरोजोइड। क्या बोलेंगे, एंथेरोजोइड। बहुत सिंपल है। क्या हुआ, सीक्वेंस पूरा याद रखना है, गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड, है ना। उस गैमेटोफाइट के अंदर क्या है, सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन जो होगा उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो उसको क्या बोलेंगे, आर्किगोनियम। अब दोनों में माइटोसिस होगा और क्या बनेगा, गैमिट्स, है ना। तो एंथ्रीडियम में माइटोसिस हुआ और बन गया मेल गैमिट, दैट इज कॉल्ड एंथेरोजोइड्स। तो कैसा होता है, बाइफ्लैजिलेटेड, मतलब मेल गैमिट कैसा है इसमें, मोटाइल, है ना, ठीक है। इसी तरह आर्किगोनियम में अब क्या होगा, देखो आर्किगोनियम कैसा स्ट्रक्चर आपका, अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर विथ ट्यूब्यूलर नेक एंड स्वॉलन वेंटर। ये बात समझोगे, वेंटर क्या है, ठीक है। जो आर्किगोनियम है आपका, ये कैसा आपका, ट्यूब्यूलर नेक होगा, मतलब नेक इसका कैसा होगा, ट्यूब लाइक, और स्वॉलन वेंटर, नेक को यहाँ क्या बोलते हैं अपन, वेंटर बोलते हैं, ठीक है। वेंटर हैव वेंटर कैविटी एंड वेंटर कैविटी हैव अ स्टेराइल वेंटर कनाल सेल एंड अ फर्टाइल एग प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर बता रहा है आपका। जब आप देखोगे ना किसको, आर्किगोनियम को, तो कुछ ऐसा नजर आएगा। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जल्दी बताओ, फ्लास्क शेप का, ठीक है। तो फ्लास्क शेप में क्या होता है, या पूरा फ्लास्क शेप है, लेकिन इसका जो नेक होगा, नेक किसका कैसा होता है आपका, जल्दी बताओ, नेक कैसा होगा, जल्दी बताओ, ट्यूब लाइक। और नेक के नीचे का जो मेन बॉडी पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, वेंटर। सिंपल सी बात है, हमारा बॉडी है ना, नेक हो गया, नेक के नीचे को बॉडी बोलते हैं ना, इसके मेन बॉडी पर इसको क्या बोलते हैं, वेंटर। वेंटर में क्या होगा, ये कनाल है ना, जगह खाली है ना, इसको बोलते हैं वेंटर कनाल। और इस वेंटर कनाल में क्या होता है, देखो वेंटर है, वेंटर कैविटी एंड वेंटर कैविटी है स्टेराइल वेंटर कनाल सेल एंड अ फर्टाइल एग। मतलब कहने का मतलब बस इतना हो गया कि सर आर्किगोनियम फ्लास्क शेप का होगा। फ्लास्क शेप में जो उसका नेक होगा कैसा होगा, ट्यूब्यूलर होगा। नीचे के पार्ट्स को क्या बोलते हैं, वेंटर, है ना। वेंटर में कैविटी होता है, कैविटी है ना, कैविटी है ना, इसको बोलेंगे वेंटर कैविटी। इस कैविटी में एक सेल होता है, उसको बोलते हैं वेंटर कनाल सेल। और इसी वेंटर कैविटी में एक और आपका प्रेजेंट होता है, कौन है आपका, आज बात समझ, ठीक है। और कितना एग प्रोड्यूस करता है हमेशा, सिंगल एग। ये भी पूछता है कि ब्रायोफाइट्स कितने एग रिलीज करता है, कितना, सिंगल एग बनाता है। कितना एग बनाता है, सिंगल एग। तो इतना नहीं भी याद होगा चलेगा, सिंपल सी बात क्या है भाई, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम। दोनों में क्या हुआ आपका, माइटोसिस, क्योंकि हैप्लॉइड है ना। माइटोसिस के बाद एंथ्रीडियम बना दिया एंथेरोजोइड्स, जो कैसा बाइफ्लैजिलेटेड, और आर्किगोनियम बना दिया एक सिंगल एग। सिंपल सी बात, ठीक है। तो एंथेरोजोइड्स अभी आपने पढ़ा था कि यहाँ पे, ठीक है, जो भी गैमिट्स बनेगा ट्रांसपोर्ट के लिए कौन चाहिए, वाटर चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि आपने देखा फीमेल का गैमिट वहीं पे रहेगा, आर्किगोनियम में। फीमेल का गैमिट कहाँ बना, आर्किगोनियम है ना, तो वहीं रहेगा। लेकिन मेल का गैमिट मोटाइल है ना, इसको तैर के पहुंचना होगा कहाँ तक, फीमेल तक। तो इसको लेके कौन जाएगा भाई, वाटर, वही लिखा है। द एंथेरोजोइड्स मतलब कि मेल गैमिट आर रिलीज्ड इनटू वाटर। तो कहाँ बन रहा है, सारा काम कहाँ हो रहा है, गैमिटोफाइट में। गैमिटोफाइट से जैसे ही बन गया आपका मेल गैमिट, ये क्या होगा, वहां से रिलीज होकर कहाँ गया, पानी में। और पानी उसको बहा के कहाँ ले जाएगा, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम में क्या प्रेजेंट है आपका, एग, है ना, वही लिख रहा है। द एंथेरोजोइड्स आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे केम इन कॉन्टैक्ट विथ आर्किगोनियम, दैट इज एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ वाटर इज एसेंशियल फॉर द स्विमिंग ऑफ एंथेरोजोइड टू द आर्किगोनियम। बात समझ में आई, इतना सिंपल सा तो है। को रिलेट करे तो ये बातों को रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो यहाँ पे मान लो आपका ये क्या है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या बोला हमने, एंथ्रीडियम, है ना। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला, आर्किगोनियम, ठीक है। अब एंथ्रीडियम बनाया माइटोसिस के बाद, गैमेट, उसको क्या बोलेंगे, एंथेरोजोइड्स। क्या बोलेंगे, एंथेरोजोइड्स, जो कैसा, बाई फ्लैजिलेटेड, है ना। इधर बना आपका क्या, बताओ, आर्की, सिंगल एग बना, ठीक है। अब ये एग तो यहीं पे रह जाएगा, कहाँ पे, आर्किगोनियम में। अब ये बन गया ना एंथेरोजोइड, यह एंथेरोजोइड कहाँ रिलीज हो गया, वाटर में, है ना। मान लो ये है एंथेरो,
वाटर इसको कहाँ लेके आया, आर्किगोनियम में, और आर्किगोनियम में आने के बाद एंटर करेगा और एंटर करके फ्यूज कर गया किसके साथ, के साथ। आई बात समझ। तो मेल गैमिट को आर्किगोनियम मतलब फीमेल गैमिट तक ले जाने के लिए किसका यूज करना पड़ा यहाँ पे, वाटर का यूज करना पड़ा। आ रही बात समझ। इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, क्लियर है, बोलो आगे देखो। एन एंथेरोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। सिंपल सी बात है, मेल गैमिट सर फ्यूज हो गया किसके साथ, फीमेल गैमिट के साथ। मेल गैमिट कौन है, एंथेरोजॉइड। फीमेल गैमिट क्या है, एग। तो एन ए भी था, एन ए भी था। अब कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, 2n। इसी 2n स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, बन गया। जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द आर्किगोनिया। आर्किगोनियम सिंगुलर हो गया, आर्किगोनिया प्लूरल हो गया। ये बात सही है कि गलत है, बिल्कुल। मेल गैमिट कहाँ पे गया था, आर्किगोनियम के अंदर गया था, किसको फर्टिलाइज करने, एग को। तो जाइगोट किसके अंदर बना, आर्किगोनियम के अंदर बना, बना कि नहीं, ठीक है। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। अब देखो, अब जानते हो जाइगोट 2n है ना, तो इसमें रिडक्शन होना चाहिए। अब स्पोर बनाने के लिए दूसरा साइकिल कौन सा होगा, स्पोरोफिटिक, स्पोर बनाने के लिए। लेकिन जाइगोट इसमें तुरंत आपका रिडक्शन डिवीजन नहीं करता है, ये याद रखने का। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस इमीडिएटली, तुरंत नहीं करता है, पहले कुछ उसमें चेंज होगा, तब उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस इमीडिएटली, इंस्टीड दे अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस एन एम्ब्रियो which develop further into multicellular diploid sporophyte। हम लोगों में क्या होता है, हमारे अंदर जाइगोट तुरंत क्या किया, मियोसिस हमारे अंदर होता है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, जाइगोट, जाइगोट आपका क्या करेगा भाई, माइटोटिक डिवीजन। सॉरी, हमारे अंदर भी तो माइटोसिस ही होता है, जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस। 2n होता है जाइगोट, यूनिसेलुलर होता है, उसमें रिपीटेड क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन, तब जाके क्या बनता है, एम्ब्रियो। यहाँ पे भी सेम कहानी है। जाइगोट में अब जब बना जाइगोट आपका, तो इसमें मियोसिस नहीं होगा, पहले क्या होगा आपका, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा, और वह बना लेगा मल्टीसेलुलर, क्योंकि जाइगोट हमेशा कैसा होता है, यूनिसेलुलर। जाइगोट कैसा होता है भाई, यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड क्या बना लिया, स्पोरोफाइट। देखो, जाइगोट से ही डेवलप होता है कौन, आपका स्पोरोफाइट। तो ही तो लाइफ साइकिल है इसका। एक गैमिटोफिटिक, गैमिटोफिटिक में क्या बना, गैमिट्स, गैमिट फ्यूज होकर क्या बना दिया, जाइगोट। जाइगोट माइटोसिस करके क्या बना दिया, स्पोरोफाइट। अब इस स्पोरोफाइट में क्या होगा, मियोसिस, और बन जाएगा क्या, हैप्लॉइड स्पोर्स। और वह हैप्लॉइड और स्पोर फिर से जर्मिनेट होके बना देगा क्या आपका, आ रही बात समझ, पूरा प्रोसेस समझ में आया। अब ये स्पोरोफाइट में क्या होगा, स्पोरोफाइट में क्या होगा, दे आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। याद रखो, सबसे पहली बार एम्ब्रियो किस में जाके बनता है, ब्रायोफाइट्स में। कहाँ जाके बनता है, ब्रायोफाइट्स में। दे आर द फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डेराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। पहले ही पढ़ लिया आपने। ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट होता है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट के ऊपर, पढ़ा था ना, वहीं तो लिख रहा है, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डेराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। आ रही बात समझ, जल्दी बताओ, ठीक है। तो समरी करें कि क्या हमने अभी तक पढ़ा। अभी तक हमने यह पढ़ा, बहुत आसान, यहाँ तो समझ गया कि मेल गैमिट बना, फीमेल गैमिट बना। मेल गैमिट कहाँ गया, वाटर में, वाटर से ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पहुंचा, आर्किगोनियम में। आर्किगोनियम अंदर के जाके क्या किया, फ्यूज कर गया किसके साथ, एक के साथ, और बना दिया क्या, यहाँ पे क्या बना दिया, जाइगोट। अब जाइगोट 2n होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि दोनों nn था। 2n हुआ, प्लस क्या होगा, ये जाइगोट हमेशा कैसा होता है आपका, यूनिसेलुलर। अब इसमें तुरंत क्या शुरू हुआ आपका, माइटोसिस, और माइटोसिस होने के कारण मल्टी सेलुलर, है ना, मल्टी सेलुलर क्या बन गया आपका, डिप्लॉयड स्पोरो। अभी से स्पोरोफाइट में क्या होगा, अब मियोसिस होगा, और बन जाएगा क्या आपका, तो कैसा होगा, और यही स्पोर जर्मिनेट करेगा, तो फिर से आपका क्या बना देगा, मेन प्लांट बॉडी, जो क्या था, गैमेटोफाइट। याद आई, पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया इसका, बोलो, ठीक है। आगे की कहानी देखेंगे अब लेक्चर में, ठीक है। इसको समझ में नहीं आया बताओ। देखो एनसीईआरटी में सारी बातें लिखी होंगी, जल्दी से एनसीईआरटी, जल्दी से एनसीईआरटी कवर करो, तो जितना हो गया अभी तक, जल्दी से।
सब लोग एनसीईआरटी कवर करो, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ। क्या? क्या स्पोरोफाइट? एक और बार। क्या क्या है? क्या लास्ट वाला पॉइंट? ए, ये लाइन, ये दोनों पॉइंट ना? अरे भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है। स्पोरोफाइट अपने न्यूट्रिशन के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मतलब अपना न्यूट्रिशन किससे लेगा वो? गैमेटोफाइट से। खुद से खाना नहीं बना सकता है। ये खुद से फोटोसिंथेटिक नहीं है। कौन आपका? स्पोरोफाइट। और इससे पहला वाला लाइन तो क्या है? जाइगोट जो बना, जाइगोट में मियोसिस नहीं होगा। मियोसिस किस में होगा? स्पोरोफाइट में। जाइगोट क्या करेगा? माइटोसिस करेगा और बना देगा क्या? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट तब जाके मियोसिस करके बनाएगा क्या? स्पोर्स। अरे बात समझ, तो सिंपल सिंपल सारा है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट अंडरगोज माइटोसिस, माइटोसिस से बन गया स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में हुआ मियोसिस, बन गया आपका स्पोर्स, स्पोर जर्मिनेट करके बना दिया फिर से क्या? एक न्यू ब्रायोफाइट्स, जिसका मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? गैमेटोफिट। हो गया। ठीक है। एनसीईआरटी देखो जल्दी से, 3 मिनट टाइम है आपके पास। और एनसीईआरटी में कोई डाउट है? अभी जहां तक हो गया वहां तक पढ़ो एनसीईआरटी, सब लाइन क्लियर हो जाएगा। देखते जाओ जल्दी से। एनसीईआरटी आपको जरूर देखना, जो भी चैप्टर हो साथ में एनसीईआरटी देखते चलो क्लास के अंदर ही। ठीक है।